ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। अच्छा, कल हम लोगों ने चर्चा की थी वर्ण पर और उम्मीद करता हूं कि वर्ण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जाति के संबंध में चर्चा करते हैं कि आखिर जाति क्या है। मित्रों, बंधुओं, आज अगर हम समाज में देखते हैं तो समाज में सर्वत्र जाति व्यवस्था फैली हुई है। यहां भी अपनी गूगल मीट उठा के देखें, मेरे नाम से लेकर और अंतिम नाम तक हम जब हम देखते हैं तो केवल कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सामने जातिगत शब्द नहीं जुड़ा है। कुछ नाम ऐसे हैं जो खाली नाम है, उसके आगे कोई जातिगत शब्द नहीं है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सामने आर्य या आर्या शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन अधिकांश जो नाम है उन सब के सामने जातिगत शब्द कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मेरे नाम के साथ भी एक शब्द जुड़ा हुआ है। ये शब्द कैसा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि ये जाति होती क्या है। हम समाज में देखते हैं तो चारों ओर देखते हैं, चमार, वाल्मीकि, धीवर, पाल, जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और बनिए और कितनी बिरादरियां होती हैं और इन बिरादरियों की संख्या कितनी है, इसका आकलन करना भी मुश्किल है। अब इसका आकलन इस आधार पर करो कि सन 2011 में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी। उस जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आए तो सरकार उन आंकड़ों को देखकर डर गई, भयभीत हो गई और सरकार ने उन आंकड़ों को डिस्क्लोज नहीं किया। बाद में कुछ लोगों ने आरटीआई लगाई जिससे उसके आंकड़े लोगों के सामने आए। अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं और टोटल पूरे देश में 47 लाख जातियां हैं। हम सोचते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जाति होंगी। सोचो कितनी जातियां, कितनी कितनी, हे भगवान, 50 लाख जातियां हैं। मतलब किस स्तर पर हम लोग विभाजित हैं। इस विभाजन के स्तर को देखने का प्रयास कीजिए कि हम एक दूसरे के साथ, ये जो जातियां हैं ये परस्पर एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रखती है। मान लीजिए मेरे नाम के पीछे कोई ऐसा सरनेम है जो क्षत्रिय जाति को घोषित करता है। एक और व्यक्ति है, उसके नाम के सामने भी क्षत्रिय जाति को घोषित करने वाला शब्द है। लेकिन दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। और इसकी तो कथा छोड़ दो कि इनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं। आश्चर्य तो यह है कि एक ही जाति में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। गुर्जर दो तरह के होते हैं, जाट दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, चमार कई तरह के होते हैं, सैनी कई तरह के होते हैं, बनिए कई तरह के होते हैं। और एक, मैं इतना तो ये मानता हूं कि बनियों को अगर छोड़ दें, बनियों में थोड़ा सा इस चीज को उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया काम है, इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशस्ति पढ़नी चाहिए कि उनमें सरनेम को देख के वो विवाह नहीं करते। वो देखते हैं कि बनिया है, ठीक है, विवाह कर देते हैं। लेकिन अन्य जातियों में देखें, और ऐसा नहीं, बनियों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर वाले होते हैं, एक नीचे वाले होते हैं। तो वो ऊपर वाले नीचे वालों के साथ विवाह नहीं करते, रोटी बेटी का संबंध आपस में नहीं है। सब जगह ऐसा ही है। कितने क्षत्रिय सरनेम आप उठा के देख लीजिए, आप सिंह पाएंगे क्षत्रिय सरनेमों में, यादव हैं, मलिक हैं, सहरावत हैं, और आपके चौधरी हैं, प्रधान हैं, रावत हैं, और कितनी कितनी क्षत्रिय बिरादरियों के सरनेम हैं। और इन सरनेम को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इन सरनेमों में जो लोग निवास करते हैं उन लोगों में आपस में रोटी बेटी का संबंध तक नहीं है। मतलब यहाँ योग्यता, गुण, प्रेम, स्नेह, इसकी कोई जगह नहीं है। न कोई प्रेम का मूल्य है, न स्नेह का मूल्य है, न योग्यता का मूल्य है, न गुण का मूल्य है, न कर्म का मूल्य है, न स्वभाव का मूल्य है। इनका कोई मूल्य नहीं है। आपस में एक दूसरे के साथ रोटी का भी संबंध इन लोगों का नहीं है। आपस में एक दूसरे को शादी ब्याह में बुलाना किसी कारण से हो जाए तो हो जाए, लेकिन अकारण ये एक दूसरे को शादी ब्याह में नहीं बुलाते। ये कहते हैं ये मेरी बिरादरी का व्यक्ति नहीं है। बिरादरी कितनी है तो मैंने आपको गिनवा दी कि बिरादरी कितनी है, भगवान बचाए। 50 लाख बिरादरी, तो सेंसस बता रहा है कि 50 लाख बिरादरियां हैं पूरे देश में। लेकिन वास्तव में ये जाति, ये बिरादरी होती क्या है, किसे कहते हैं जाति, और उस जाति को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जाति के संबंध में ये कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में सुनने में आता है, लोग कहते हैं जाति उसे कहते हैं जो कभी नहीं जाती।
जो कभी नहीं जाती उसी का नाम जाति है। यानी जन्म के साथ जो जाति मिल गई है, अब आप इस जाति को बदल नहीं सकते। अब आप इसी जाति में जिएंगे, इसी जाति में मरेंगे, इसी जाति में सांस लेंगे, इसी जाति में नौकरी करेंगे, इसी जाति में बच्चे पालेंगे, इसी जाति में रहते हुए सारे काम करेंगे। आप जाति को छोड़ नहीं सकते, जाति को आप पृथक नहीं कर सकते। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती, वो इस जाति से भी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। मैंने देखा है कि एक बालक मुसलमान के घर में भोजन कराया तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है, उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। जाति से छोड़िए, ऐसे भी समझदार लोग हैं जो समुदाय से, धर्म से, संप्रदाय से बाहर निकाल देते हैं। इतने भी समझदार लोग हैं। आखिर जाति क्या है, इस जाति को हम अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो बंधुओं, आओ शास्त्रगत तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं कि जाति आखिर किसे कहते हैं। जाति कहते हैं समान प्रसवात्मिका इति जाति। इसे समझेंगे अच्छी तरह से। जिनका प्रसव एक तरह से होता हो, प्रसव मतलब जन्म देने की प्रक्रिया, जिनके जन्म देने की प्रक्रिया एक जैसी हो, उन सबकी एक जाति होती है। जैसे घोड़ों में जितने भी घोड़े जन्म पाते हैं वो सब एक ही प्रकार के प्रसव से जन्म पाते हैं, एक ही प्रकार के जन्म लेने का तरीका वहां इस्तेमाल किया जाता है, एक ही ड्यूरेशन होता है, इतने टाइम में बच्चा पैदा होगा, एक ही तरह से बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में उसकी ग्रोथ का तरीका एक जैसा है, गर्भ से बाहर संसार में आने का तरीका एक जैसे है, फिर वो दूध पिएगा कि क्या करेगा उसका तरीका एक जैसा है। तो जो प्रसव का पूरा प्रोसेस है वो एक जैसा है। इसीलिए जिनका प्रसव एक तरह का है उन सबकी एक जाति है। अब देखो किन किन की एक जाति हो गई, फिर तो घोड़ा एक जाति का हो गया, बंदर एक जाति का हो गया, सारे सांप एक तरह से जन्म लेते हैं। और अगर सांपों में भी किसी के जन्म लेने का तरीका अलग है, मान लीजिए एक सांप जो है बच्चे देता है, एक सांप अंडे देता है, तो फिर इनकी जाति अलग अलग गिनी जाएगी, इन्हें एक ही जाति में नहीं गिनेंगे, ये अलग जाति में आ गए। इसी तरह से मनुष्यों में भी हम देख सकते हैं कि मनुष्यों में सब में जाति, मनुष्यों में सब में जन्म का तरीका एक जैसा है या नहीं। तो आओ विचार कर लेते हैं, हाँ ना में उत्तर जरूर देना, है ना, उत्तर जरूर देना। सोचो, हिंदू जैसे जन्म लेते हैं, क्या मुसलमान भी वैसे ही जन्म लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जी हाँ, ऐसा ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि हिंदू स्त्रियां जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं और मुस्लिम स्त्रियां अंडे देती हैं, बिल्कुल नहीं होता। जैसा प्रसव का तरीका हिंदुओं में है वैसा ही प्रसव का तरीका मुसलमानों में है, वैसा ही प्रसव का तरीका ईसाइयों में है। अब अपने यहाँ आ जाओ, जैसा प्रसव का तरीका चमारों में है वैसा ही प्रसव का तरीका वाल्मीकियों में है, वैसा ही प्रसव का तरीका ब्राह्मणों में है, वैसा ही प्रसव का तरीका क्षत्रियों में है। इसका मतलब यह है प्रसव का तरीका सबका एक होने से इन सबकी एक जाति हो गई। जाति को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ इस बात को भी समझते चलेंगे कि ग्रामीण लोग जो कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती, तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो सर्प जाति में पैदा हो गया वो कभी बंदर नहीं बन सकता, जो बंदर जाति में पैदा हो गया वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता, जो घोड़ा जाति में पैदा हुआ है वो मनुष्य नहीं बन सकता, जो मनुष्य जाति में पैदा हुआ है वो कुछ और नहीं बन सकता। इसका सीधा मतलब है कि जाति उसे कहते हैं जो जीवन पर्यंत एक सी रहती है, कभी बदलती नहीं, उसी का नाम जाति है। जाति कभी बदलती नहीं, जाति बदल ही नहीं सकती। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि ये जो बोली गई जातियां हैं, जैसे यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, ये जातियां हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण है, चमार है, ये जातियां हैं। ये तो चली जाती है, और जो चली जाती है वो जाति नहीं होती। कैसे चली जाती है, सुनो ध्यान से। एक लड़का है, उसने एक चमार कुल में जन्म लिया। चमार कुल में जन्म लेकर इस बालक ने 10वीं 12वीं कक्षा पास की, और पास करने के बाद इसने एग्जाम दिया सेना का, और सेना के एग्जाम को पास कर गया। पास करने के बाद ये सेना में सेलेक्ट हो गया। तो गांव में अब इस लड़के को लोग क्या कहने लगे, सामान्य रूप से देखने में आता है कि इस लड़के को लोगों ने फौजी कहना शुरू कर दिया। जब ये गांव में आते हैं तो लोग क्या कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि चमार का लड़का आया? नहीं, लोग कहते हैं फौजी आया। मान लीजिए वो शराब पी के किसी के साथ लड़ पड़ा, क्या ये कहते हैं कि चमार का लड़का लड़ पड़ा? नहीं, लोग कहते हैं वो फौजी आया हुआ है, शराब पी के किसी के साथ लड़ पड़ा। अर्थात उसे फौजी संबोधन से किया जाता है। अच्छा, उसके पिता का संबोधन तो चमार था, लेकिन इसका संबोधन फौजी हो गया, तो ये तो चली गई। ये जो लोगों द्वारा बनाई गई है ये तो चली गई। इसे और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरी लड़की लेदर टेक्नोलॉजी में
इंजीनियरिंग पास करके और चमड़े की किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करने लगती है, जूते बनाने लगती है। वो इंजीनियरिंग पास किया उसने लेदर टेक्नोलॉजी में, और वो ली कूपर में या किसी रेड टेप में, किसी बाटा में, जो जो अच्छे चमार हैं, बड़े चमार हैं, उनके यहाँ जाकर वो नौकरी करने लगी। नौकरी करने लगी तो जूते बनाने लगी। अब जब वो जूते बनाने लगी तो क्या अब हम उसे उससे पहचानेंगे जो उसके पिता का जाति है? क्या हम इससे पहचानेंगे कि उसका पिता किस घर में जन्म लिया है? ना, हम उसे पहचानेंगे कि लड़की क्या करती है। कोई भी पूछेगा, कहीं भी जाएंगे तो लड़की से ये पूछा जाएगा, बेटे तुम क्या करते हो? तो कहेगी मैं चमड़े का काम करती हूँ। जो चमड़े का काम करता है उसे चर्मकार कहा जाता है। यही चर्मकार शब्द कालांतर में बिगड़कर चमार बना है। इसका मतलब यह है कि ये जो चमार, ब्राह्मण, यादव, गुर्जर, ठाकुर, ये जो जातियां हैं, धीवर, पाल और कायस्थ, श्रीवास्तव, सक्सेना, पाठक, ये जितने सरनेम इस दुनिया में फैले हुए हैं, 50 लाख तो सरकार बता रही है, ये सरनेम जितने फैले हुए हैं ये तो बदल जाते हैं। ये तो बदल जाते हैं। और बता देता हूं उनके बदलने का तरीका। पद्मा है क्या यहाँ? पद्मा ऑस्ट्रेलिया से। पद्मा माँ है? हाँ हूँ मैं बच्चे। अच्छा माँ एक बात बताओ, आपका सरनेम क्या था विवाह से पहले? मेरा पहले था नागपाल। नागपाल। और अभी आपका सरनेम क्या है? चावला। कमाल है, ये तो बदल गया। अब देखो, विचार करो कि ये सरनेम बदल जाता है, लड़कियों का सबका सरनेम बदल जाता है। क्या सरनेम बदल जाने से इनकी जाति बदल जाएगी? ना, ये मनुष्य जाति में है तो मनुष्य जाति में ही रहेंगी। जिनका प्रसव एक तरह से होता है उन सबकी एक जाति होती है। प्रसव ही तय करता है कि किसकी जाति क्या होती है। ध्यान से सुनने का प्रयास करो, माइक बंद कर दो इनका। ध्यान से सुनने का प्रयास करो। जाति और जन्म ये पर्यायवाची शब्द है। अभी तक देखो तुम यही नहीं समझते थे। जाति और जन्म का मतलब पर्यायवाची शब्द है। अगर मैं किसी से ये पूछूं कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तो मैं उससे ये भी पूछ सकता हूं कि तुम्हारी जाति कब हुई थी, ये भी कहा जा सकता है। यानी जाति और जन्म दोनों संज्ञा हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शनकार इसी जाति को संबोधित करते हुए और समझाता है, कहता आकृति जाति लिंगाख्या, कि जिनकी आकृति एक जैसी हो, जिनकी जाति यानी जन्म का तरीका एक जैसा हो, और जिनकी पहचान के लक्षण, लिंग कहते हैं पहचान के लक्षण, जिनकी पहचान के लक्षण एक जैसे हों, उन सबकी एक जाति होती है। आकृति, जिनका आकार रूप रंग एक जैसा हो, जिनकी जिनकी आकार प्रकार कैसे बना है, उसका शरीर कैसा है, उसे आकृति कहते हैं। अब देख लो, आकृति से हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो समझदारी से बताना। मान लो आपके आसपास जहां आप बैठे हो, यहां रेत पड़ा हुआ है, और थोड़ी देर पहले, आपके आने से पहले, यहां से एक बैल गुजर कर गया है। तो क्या आप उसके पैरों के निशान को देखकर नहीं बता सकते कि यहां से बैल गुजर कर गया है? हाँ ना बोल दो। बता सकते हैं जी बता सकते हैं। क्या आप में से किसी एक भी व्यक्ति को यह संदेह हो सकता है कि यहां से मनुष्य गुजर कर गया है? बैल के पैरों के निशान को देखकर क्या आप में से कोई एक व्यक्ति भी इस संदेह की स्थिति में आ सकता है कि यहां से मनुष्य गुजर के गया है? नहीं। नहीं जी नहीं। इसका क्या मतलब है? नहीं। इसका मतलब है जिनकी आकृति एक प्रकार की होती है उन सबकी एक जाति होती है। अब आकृति देख लो, सारे मनुष्यों की आकृति एक ही प्रकार की होती है। अफ्रीका में भी मनुष्यों के 2 हाथ 2 पैर पाए जाते हैं, मुंह में 32 दांत, एक जीभ पाई जाती है, 2 आंख 2 कान पाए जाते हैं, 2 होठ पाए जाते हैं, सिर पर बाल पाए जाते हैं। जस की तस स्थिति तो आपको चीन में मिलती है। कमाल की बात यह है, चीन में भी 2 ही आंखें हैं, चाहे वो बंद हो, चाहे चिमटियों से खोलनी पड़े, संडासी से खोलनी पड़े, पर आंख तो 2 ही हैं। नाक भी ऐसा ही है जैसा उधर होता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना वो तो अलग बात है। कान भी 2 ही हैं, हाथ भी 2 ही हैं, पैर भी 2 ही हैं। शौच कैसे करता है वो एक तरीका है, खाता कैसे वो एक तरीका है, सूंघता कहां से वो एक तरीका है, स्पर्श कहां से करता है वो एक तरीका, सुनता कहां से। सबकी आकृति एक जैसी, सबकी आकृति एक जैसी है। और जिनकी आकृति एक जैसी होती है उनकी एक जाति होती है। पहला जाति का पहचान का लक्षण है कि आकृति एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा पहचान का लक्षण, जाति जन्म का तरीका एक जैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। प्रसव का तरीका एक जैसा होना चाहिए। तीसरा, पहचान के लक्षण एक जैसे होने चाहिए। जैसे पहचान का लक्षण अभी मैंने आपको बताया कि आप रेत पर पैरों के निशान देखकर बता सकते हो कि ये मनुष्य के पैर के निशान है।
आप देखकर बता सकते हो ये हाथी के पैर के निशान है। आप चित्र को देखकर बता सकते हो, आपके सामने हाथी का चित्र है, आपके सामने गधे का चित्र है, आपके सामने घोड़े का, मयूर का चित्र है, तो आप मयूर के चित्र को देखकर कह सकते हैं मयूर है। क्यों? क्योंकि आपको पहचान के लक्षण आप जानते हैं। आप मोर और मोरनी को अलग अलग पहचान सकते हो, ये मोर है, ये मोरनी है, क्योंकि उनके पहचान के लक्षण अलग अलग हैं। अब यहाँ एक चीज समझ लो, जैसे हम यहाँ सावधानी पूर्वक देखें तो हमें यहाँ अंतर दिखाई देता है। जैसे मैं हूं और मेरी बेटी है, तो मुझ में और मेरी बेटी में पहचान के लक्षणों में अंतर दिखाई देता है। मेरी बेटी का शरीर थोड़ा सा अलग है और मेरा शरीर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे मुझे मूछ दाढ़ी आती है, उसे मूछ दाढ़ी बिल्कुल नहीं आती है। मेरी त्वचा कठोर है, उसकी त्वचा कोमल है। शरीर के अंदर के भी कुछ अंगों में परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, यानी आकृति में थोड़ा थोड़ा सा अंतर जो है, या पहचान के लक्षणों में थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है, तो जाति के अंदर फिर उपजाति होती है। जाति के अंदर उपजाति होती है। तो मनुष्य एक जाति है और मनुष्य जाति के अंदर दो उपजाति है, एक पुरुष उपजाति और एक स्त्री उपजाति। ये दो उपजाति हो गई। पुरुष अपनी तरह की उपजाति है और स्त्री अपनी तरह की उपजाति है। अच्छा, अब यहां बताओ, एक चीज बताओ, जरूर बताना, नए लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, पुराने लोग इसमें नहीं घुसेंगे। मैं प्रश्न कर रहा हूं, एक हाथ उठा के मुझे बताएंगे, पुरुष और स्त्री में दोनों में बढ़िया जाति कौन सी है? सोनिया जी बताओ। नारी शक्ति। जो वाह जी, ये तो मतलब फेवरिज्म हो गया, ये तो पक्षपात हो गया। आप स्त्री हैं इसलिए स्त्री जाति को अच्छा बता रही हो। नहीं आचार्य जी, वो फिर अपने घर को और आने वाले घर को भी संभालती है, दोनों जगह संभालती है। तो पुरुष भी तो संभालता है, पुरुष अपने घर को भी संभालता है, अपनी बेटी के घर को संभालता है, अपने बेटे के घर को संभालता है, अपनी पत्नी के घर को संभालता है, और भी कई बार गरीब गुरबे लोग आ जाते हैं, परोपकारी आदमी होता है, उनके भी घर संभालता है। पुरुष तो बहुत काम करता है। आचार्य जी, कुछ आदमियों से बेहतर भी है स्त्रियों में। क्या? अच्छा आदमियों एक से बात ज्यादा। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री पहलवान और एक पुरुष पहलवान को भिड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? वो तो जी पुरुष ही जीतेंगे, वो तो शारीरिक तो होता ही है ना जी। तो अगर यानी जी शारीरिक धैर्य तौर की पे आप मान रही हो कि शारीरिक तौर पे पुरुष जो है वो बेहतर है? अगर धैर्य की बात आए तो आचार्य जी, हैं? धैर्य की बात आए तो आचार्य जी, वो धैर्य की बात आए तो स्त्री इतनी चंचल होती है, बिल्कुल रह नहीं सकती, उसके पेट में बात नहीं खपती है। पुरुष तो बड़ा धैर्यशील होता है, चुप बैठा रहता है बेचारा, देखता रहता है। सहन शक्ति। सहन शक्ति आचार्य जी, नारी जननीय होती है। है, नारी जननीय जननी है। बिना पुरुष आपका माइक म्यूट हो गया बीना जी। क्या नारी बिना पुरुष के जन्म दे सकती है? आज के युग में तो विज्ञान के युग में दे सकती है। तो पुरुष भी दे सकते हैं। अगर विज्ञान के आधार पर आप कह रही हैं तो पुरुष भी दे सकता है विज्ञान के आधार पर जन्म। वो जाएगा अपना स्पर्म कहीं डोनेट करेगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, माँ की जरूरत ही नहीं फिर तो माध्यम तो स्त्री न हुई आचार्य जी। आचार्य जी माध्यम पुरुष हो गया, वहां भी तो माध्यम पुरुष हो गया जी, हो गया ऐसे। अगर नरपत जी बोल रहे थे इससे पहले। अजी आचार्य जी, उपजाति के अंदर आवाज आ रही है ना आचार्य जी? हाँ बोलिए। उपजाति के अंदर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं सर जी। तो उसमें कोई कौन ज्यादा प्रीमियर है वो कहना मुश्किल है, दोनों एक दूसरे के पूरक है ऐसा मानना है। बस खत्म कर दो, पटाक्षेप हो गया। ध्यान से सुनो, ना स्त्री बेहतर है ना पुरुष बेहतर है, दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों पूरक हैं। बिना स्त्री के पुरुष किसी काम का नहीं और बिना पुरुष के स्त्री किसी काम की नहीं। स्त्री के बिना पुरुष प्रजा के तंतु को आगे नहीं बढ़ा सकता और पुरुष के बिना स्त्री प्रजा के तंतु को आगे नहीं बढ़ा सकती। दोनों को आवश्यकता है। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्यों के पास अलग हैं, विलक्षण हैं, जैसे शारीरिक ताकत। कुछ चीजें स्त्रियों के पास ऐसी हैं जो विलक्षण हैं, जैसे जनन करने की क्षमता। सबके पास अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता है। इसलिए ना तो नारी पुरुष से आगे है और ना पुरुष नारी से आगे। जो भी ये कहने का काम करता है वो लोग समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि स्त्री और पुरुष आपस में होड़ न करें कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, अपितु ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो अर्ध नारीश्वर की कल्पना कहीं की गई है प्रतीकों में,
वो अर्धनारीश्वर की कल्पना शायद इसी तरह की गई होगी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते हैं, इसलिए ना स्त्री बेहतर है ना पुरुष बेहतर है, अपने अपने कार्य में दोनों बेहतर है और दूसरे के कार्य को कोई भी अच्छा नहीं कर सकता। कोई ये कह सकता है क्या कि जी पंखे में और वॉशिंग मशीन में कौन बेहतर है? अरे भैया, पंखा अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है, तो वॉशिंग मशीन अपने काम में बेहतर है और पंखा अपने काम में बेहतर है। ठीक है। हाँ, नारियों में ये कहा जा सकता है कि ये 10 नारियां हैं, 10 नारियों में कौन बेहतर है? 10 पुरुषों में आपस में होड़ की जा सकती है कि 10 पुरुषों में कौन बेहतर है। अब सोचो, एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना मुझे। एक घर में 10 भैंसें बंधी थी और 10 गाय बंधी थी। अब इन 10 भैंसों और 10 गायों में से 5 गाय मर गई, तो भैंसें कितनी बची? उत्तर दो। 10 बचेंगे गुरुजी। 15 है वैसे तो। 10 बचेंगे, 10 बचेंगी। देखो, भैंसे 10 भैंसे थी, 10 गाय थी, 5 गाय मरी हैं, तो भैंसे तो 10 की 10 ही बचेंगी। भैंसों का क्या बिगड़ गया? समझ में आया? भैंस अलग है, गाय अलग है, इसी तरह स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। आप स्त्री और पुरुष में होड़ नहीं कर सकते हैं। उनकी शारीरिक रचना, आकृति, शारीरिक क्षमता, उनके शारीरिक योग्यताएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए उनमें होड़ का संभव नहीं है। हाँ, गाय गाय में होड़ हो सकती है, भैंस भैंस में होड़ हो सकती है, घोड़े घोड़े में होड़ हो सकती है, जिराफ जिराफ में होड़ हो सकती है, लेकिन जिराफ और घोड़े में होड़ नहीं हो सकती। दोनों की अलग अलग योग्यता, अलग अलग विलक्षणताएं हैं। इसी तरह स्त्री और पुरुष अलग अलग विलक्षणता वाले होते हैं। बात समझ में आई? फिर से बता देता हूं, जिनकी आकृति, जन्म का तरीका और पहचान के लक्षण एक जैसे हों, उन सबकी एक जाति होती है, उन सबकी जाति अलग अलग नहीं होती है। अब ये जो जातियां हैं, जाट गुजर, ये जो जातियां हैं ब्राह्मण चमार, ये कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि जाति तो मनुष्य है, जाति तो सबकी मनुष्य है, फिर ये जातियां कैसे उत्पन्न हुई और ये जातियां कहां से उत्पन्न हुई? आओ इस पर विचार कर लेते हैं। बंधुओं, ये कहानी थोड़ी लंबी है, मैं प्रयास करूंगा तेजी से इस कहानी को पूरी करने की। इस देश में जब मुसलमान आए, आज से 1000 साल पहले हैं, 712 ईस्वी में मुसलमानों का पहला हमला हुआ, लेकिन उस पहले हमले के बाद 300 साल तक इन्हें होश नहीं आई। उस हमले में ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। जीता नहीं था मोहम्मद बिन कासिम, वो तो धूर्तता से एक थोड़े से हिस्से को कब्जाने में कामयाब रहा था। इनकी पिटाई इतनी जबरदस्त हुई कि 300 साल तक इन्हें होश नहीं आया। फिर इसके बाद दूसरा हमला जो हुआ वो 12वीं शताब्दी में हुआ, 11वीं शताब्दी में हुआ। गजनवी आया, गौरी आया, और उसके बाद की शताब्दियों में बाबर आया। ये मुसलमान जब इस देश में आए, उस समय इस देश में जाति व्यवस्था नहीं थी। समझने का प्रयास करना, जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्ग प्रभेद उत्पन्न हो गया था। और वर्ग भेद कब उत्पन्न हो गया था? वर्ग भेद उत्पन्न हो गया था महाराज शांतनु की गलती के बाद। जब महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में उस स्त्री से, छोटी सी कन्या से, ज्यादा उम्र की नहीं थी, 20s में थी अपने, जो माता सत्यवती थी, जो 17-18 साल की कन्या रही हो, जो अपनी टीन एज में रही हो, उसके साथ 80 साल का शांतनु जब विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, और भीष्म जबरन अपने बाहुबल के जोर पर और अपने मानसिक बल के जोर पर, अपनी प्रतिज्ञाओं के बल पर अपने बूढ़े पिता का विवाह एक टीनेज कन्या से करवाता है, उस दिन हमारे सिद्धांत दरकने लगे। उस दिन हमारे सिद्धांतों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। अगर पितामह भीष्म इस राष्ट्र के शासक हुए होते, अहो संसार कितना सुंदर होता और यह राष्ट्र कभी गुलाम न होता। वो व्यक्ति गुणों से संपन्न व्यक्ति था। अहो कैसा सदाचारी था, कैसा उत्तम विद्वान था, कैसा क्षत्रिय योद्धा था, क्या उसमें गुण थे। कहते हैं सारे संसार में श्री कृष्ण चंद्र महाराज जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, वो पितामह भीष्म थे। अगर पितामह भीष्म वास्तव में राजगद्दी पर बैठे होते तो इस संसार का कल्याण हुआ होता, लेकिन पितामह भीष्म ने ये बहुत बड़ी गलती की। मैं उन्हें बहुत पूजनीय मानता हूं, लेकिन पूजनीय मानने के बाद भी उन्होंने गलती तो बहुत बड़ी की। दादा ने गलती की हो तो क्या दादा की गलती को गलती नहीं कहेंगे? गलती बहुत बड़ी की। उन्होंने सारी मान्यताओं और परंपराओं को तार तार कर दिया। उसके बाद माता सत्यवती को जो उन्होंने वचन दिया कि जो कुछ तेरी कोख से पैदा होगा उसे ही राजगद्दी सौंप दूंगा, ये पूरे गणतंत्र को मिट्टी में मिला दिया। उनकी कोख से पैदा हुए एकदम अयोग्य पुत्र चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, ये पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य ये पैदा हुए, और ये इतने ज्यादा कहना चाहिए कि इतने ज्यादा अयोग्य थे
कि संतान पैदा नहीं कर सके, विवाह तक नहीं कर सके। पितामह भीष्म ही 3 कन्याओं का अपहरण करके लाए। देखो पितामह भीष्म ने अपने बाहुबल के आधार पर धर्मात्मा होते हुए भी कितना हाहाकार मचाया। एक राजा के यहाँ गए, अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 कन्याओं का जबरन अपहरण करके लाए, क्योंकि संसार में उनके समान योद्धा कोई था नहीं, कोई उनके साथ लड़ नहीं सकता था। तीनों कन्याओं को लाए, अपने दोनों भाइयों का विवाह करवाया, लेकिन एक कन्या रह गई, क्योंकि एक एक का विवाह हो गया और एक कन्या रह गई। उसने भीष्म से कहा, भाई ये तेरे भाई ही तो हैं, सत्यवती तेरी माँ है, शांतनु तेरा बाप है, अब इन्होंने तो विवाह नहीं किया है, मेरा पिता मुझे वापस स्वीकार नहीं करता है, और जिससे विवाह होने वाला था वो अब मुझे गिरी हुई स्त्री मानता है, इसलिए अब मेरा विवाह कहाँ होगा, ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। और पितामह भीष्म से उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, देखो अपन तो प्रतिज्ञा ले चुके हैं आजीवन ब्रह्मचर्य की, हम तो अभी इससे डिगने वाले किसी सूरत में है नहीं, तो इसलिए तुम अपना जो उपाय करना चाहो वो करो, मुझसे क्या चाहती हो वो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। भाई किसी राजा पे हमला करना हो, कुछ करना हो, तुम कहती हो कि वो व्यक्ति तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, मैं जबरन पकड़ के ले आऊंगा। लेकिन कन्या इस बात से चिढ़ गई, वो चली गई और वो कन्या मर गई, और इस कन्या की हत्या का पाप किसके सिर जाएगा? ये पितामह भीष्म के सिर जाएगा। और भले ही पीछे से हैंडल कर रहे हों, लेकिन पितामह भीष्म तो सारे राज्य को चला रहे थे। उसके बाद अयोग्यों की बाढ़ आ गई, धृतराष्ट्र जैसे लोग राजा हो गए, जो देख नहीं सकते थे, स्वार्थ, लालच, अविद्या में डूबे हुए थे, ऐसे लोग शासक हो गए, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने पुत्रों के स्वार्थ के लिए, अरे महाभारत उठाकर देखते हैं तो महाभारत में अपने और पांडवों के पुत्र को अलग अलग पुत्र कहकर संबोधित करता है। अरे मूर्ख, क्या पांडव जो है वो तेरे पुत्र नहीं है? तेरे भाई के ही तो पुत्र हैं, तेरे सगे पुत्र हैं। उसे ये अगर लड़ाई भी पूछ रहा था तो ये पूछना चाहिए था कि मेरे पुत्र कैसे झगड़ रहे हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र कैसे लड़ रहे हैं। ये अद्भुत भेद पैदा हो गया, और जब ये भेद इस स्तर पे पैदा हो गया तो निचले स्तर पर भेद इतना गहरा गया कि लोगों ने एक दूसरे के साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया। वर्ग भेद पैदा हो गया महाभारत के काल में। और महाभारत के काल जब गिरावट आई, महाभारत का युद्ध बीत गया, कौरव पांडव दोनों मर गए, उनकी अगली पीढ़ियां आई, उनकी अगली पीढ़ियां और अयोग्य आई, और उन अयोग्यों में नीचे गिरावट चलती गई, जिससे वर्ग भेद बढ़ता चला गया और वर्ग भेद बहुत पैदा हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मुसलमान इस देश में आए तब तक इस देश में जातियां नहीं थी। इस देश में जातियां नहीं है। मुसलमानों के कई लेखकों के यात्रा प्रकरण इस देश में उपलब्ध हैं। उन यात्रा प्रकरणों से साफ पता चलता है कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी उस समय। वर्ग भेद तो पैदा हो गया था, लोग एक दूसरे से थोड़ा सा अलगाव तो महसूस करने लगे थे, लेकिन जातियां पैदा नहीं हुई थी। और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था उस समय थी। कैसे देखते हैं हम इस चीज को? हम देखते हैं ऋषि जैमिनी महाभारत के बाद पैदा हुए या महाभारत काल में ही पैदा हुए। तो चांडाल कुल में पैदा हुआ एक बालक देखो क्या बन जाता है। और जो मैंने आपको कल गिनवाए थे कि कौन कौन किस तरह से वर्णों में नीचे गिरा और ऊपर गया, ये उस समय महाभारत के काल भी हमें देखने में आता है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध नाम सुना है राजकुमार सिद्धार्थ का, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो क्षत्रिय के कुल में पैदा हुए और बाद में ब्राह्मण होकर सन्यासी हो गए। तो यानी वर्ण व्यवस्था में ऊपर नीचे जाना ये जारी था, और ये 2500 साल पहले की बात है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो गौतम बुद्ध हुए। उसके बाद भी 1000 साल पहले तक, यानी जहां तक मुसलमान आए वहां तक कोई जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। जाति व्यवस्था कब आई? जाति व्यवस्था आई जब ईसाई आए। ईसाइयों ने मुसलमान आए, मुसलमानों के बाद मुसलमानों में ही हूण आए, डच आए, उसके बाद ये पुर्तगाली आए और फ्रांसीसी आए, और उसके बाद आए आपके अंग्रेज। जब अंग्रेज आया, अंग्रेज बड़ा समझदार होता है, ईसाई बड़ा तेज तर्रार होता है। ईसाई तो खैर चलो, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, लेकिन ये जो ब्रिटिश है ना, ये जो इंग्लैंड वाला जो ब्लड जहां जहां पूरी दुनिया में गया है, ऑस्ट्रेलिया में जितना ब्लड है ये इंग्लैंड का है, अमेरिका में जितना ब्लड है ये इंग्लैंड का है, और असल में बेसिकली ये जो ब्लड है ये फ्रेंच ब्लड है, फ्रांस का ब्लड है। यहीं से ब्रिटेन में और दूसरे सारे में फैला है, लेकिन ब्रिटेन से इसे मुख्य रूप से संबोधित किया जाता है। ये जहां जहां ब्लड गया, ये बहुत समझदारी से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। अभी मुश्किल से 500 साल पहले ये जंगली थे और पत्ते बांध के झिंगेलाला करते थे। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था। 1944 में अमेरिका ने स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार दिया। इनके यहाँ तो स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
शारीरिक श्रम के आधार पर जो मजदूरी दी जाती है वो ब्रिटेन में, और इसमें अभी की बातें, हमारी आजादी हो गई उसके बाद तक की बात है, स्त्रियों को आधी मजदूरी दी जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है। ईसाई और मुसलमान आज भी मानते हैं वो, तो वो ये मानते हैं कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है, इसलिए उन्हें आधी मजदूरी देते थे। तो ये जहां गए ये बड़े धूर्त और मक्कार होते हैं। इन्होंने भारत में आकर डाटा कलेक्शन किया, और डाटा कलेक्शन करने के बाद इन्होंने देखा कि भारत में जब तक फूट नहीं डाली जाएगी तब तक भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। फूट डालने का तरीका क्या है? तो उन्होंने फूट डालने का तरीका अपनाया कि फूट डालने का तरीका है इनकी शिक्षा को विध्वंस करना। और शिक्षा को विध्वंस करने के लिए 1773 में अंग्रेज आया, 1822 तक अंग्रेजों के, उससे कह रहा हूं मैं, वैसे भाई राजीव दीक्षित वाले आंकड़े को सही मानता हूं, लेकिन अगर मैं भाई राजीव दीक्षित का जो 7,32,000 गुरुकुलों का आंकड़ा है उसे नकार दूं, तो अंग्रेज अपनी विवरणिका में लिखता है, जिन 7 लोगों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदला, वो अपनी विवरणिका में लिखता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। 1822 में 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। 1773 में अंग्रेज आया, 712 में मुसलमान आया। इतने भयानक अत्याचार के बाद भी 1822 में 5 लाख पाठशालाएं मौजूद हैं। इतना तो स्पष्ट तौर पर हमें मिलता ही है। अब इसके बाद चलें तो 1835 में अंग्रेज ने शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना शुरू किया। 1855 तक इस शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर इसके स्थान पर गुलाम बनाने वाली एक नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करने में कामयाब रहे। लेकिन यहां एक बात समझने की है कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन्होंने पहले ही प्रतिबंध में घोषित कर दिया कि कोई भी वेद विद्यालय, संस्कृत विद्यालय वैध नहीं होगा। उन्होंने उसे वैध मानने से नकार दिया, उसे वैध मानना बंद कर दिया। और जब वैध मानना बंद कर दिया, उसे उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। तो अवैध घोषित कर देने से एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या उत्पन्न हो गई? कि जो भारतीय मूल शिक्षा प्रणाली थी, उस भारतीय मूल शिक्षा प्रणाली का नाश हो गया। वो भारतीय मूल शिक्षा प्रणाली एकदम बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे तो सहयोग नहीं मिला, तो वो पूरी तरह गुरुकुल जो है नष्ट हो गए। उनके स्थान पर इन्होंने अपने स्कूल खड़े किए। लेकिन समस्या ये हुई कि जो नए स्कूल आए, ये स्कूल इतने नहीं खुल पाए कि वो पूरे भारत के सारे जनमानस को शिक्षित कर सकते। और जो गुरुकुल थे, जो पारंपरिक शिक्षा थी, उसे नष्ट कर दिया गया। तो इसका परिणाम ये निकला कि इस देश में 80 से 90% जनता जो है वो शिक्षा से वंचित रह गई। और केवल 10 या 20% लोग ऐसे थे जिन लोगों के पास इतना धन था, जो संभ्रांत थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो अपने बच्चों को पढ़ा पाने में कामयाब हुए। ये कैसी हुई पढ़ाई से समझो। कुछ लोग ऐसे थे कि पारंपरिक शिक्षा के नष्ट होने के बाद इस देश के कुछ ब्राह्मणों ने ये सोचा, वो मोह नहीं छोड़ पाए संस्कृत और वेद के प्रति, तो उन्होंने कहा अगर हम संसार में इस शिक्षा को प्रसारित नहीं कर सकते, वेद पाठशालाएं, संस्कृत पाठशालाएं नहीं खोल सकते, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना जारी किया। अच्छा, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे तो कुछ जो संभ्रांत लोग थे, जैसे क्षत्रिय आदि, वैश्य आदि जो थे, जिनके पास धन था, पैसा बहुत था, तो उन्होंने भी उनसे बात की कि जी चोरी छिपे मेरा बच्चा भी आपके पास आ जाएगा, इसे भी पढ़ा देना। तो कुछ बच्चे घरों में ही रहकर पढ़ने लगे। आज भी दक्षिण भारत में घरों में पढ़ाने की ये पाठशालाओं की परंपरा आज भी चलती है। उत्तर भारत में भी, जैसे मैं कई स्थानों पर गया हूं, जैसे यजुर्वेद का एक पाठशाला मैंने देखी, लखनऊ में चलती है। लखनऊ में यजुर्वेद की एक पाठशाला है, वो परंपरागत रूप से चलती है, वो घर में ही पढ़ाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को पढ़ना हो तो आप छोड़ आइए, वो अपने घर में रखेंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, और वो बच्चे को वेद पढ़ाएंगे, पूरा यजुर्वेद कराएंगे। यजुर्वेद, उसका ब्राह्मण, उसका उपनिषद, उसका दर्शन, वो सब पढ़ाएंगे पूरा का पूरा उसे, और पढ़ा के मुक्त कर देंगे। गुरु दक्षिणा के समय पे गुरु दक्षिणा लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते। तो ऐसी परंपराएं आज भी मौजूद हैं। तो उन्होंने घरों में अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। पहले तो उन्होंने परंपरागत रूप से अपने बच्चों को वो शिक्षा दे दी, और उसके बाद क्योंकि वो धनी और संपन्न थे, उन्होंने अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से भी संपन्न किया और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर विदेशों में भेज दिया, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उच्च शिक्षित वर्ग था। और एक तरफ, दूसरी तरफ वो 90% जनता ऐसी रह गई जिसके पास शिक्षा बिल्कुल नहीं पहुंची, वो शिक्षा से पूरी तरह हीन रह गए। एक वर्ग जो बहुत उच्च शिक्षित हो गया और एक वर्ग जो शिक्षा से बिल्कुल हीन हो गया। इससे एक खाई बन गई दोनों वर्गों के बीच में, कि एक के मन में आ गया कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, उसके मन में आ गया मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गया, वो उच्चा भाव से ग्रसित हो गया, और एक निम्ना भाव से ग्रसित हो गया। वो अपने आप को इतना निम्न और हीन समझने लगा कि भाई ये तो बहुत बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपन तो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब आदमी है। तब इन लोगों ने, जो गरीब थे, जो पढ़ नहीं पाए, इन लोगों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुकूल जिस जिस वर्ण से निकले थे, उस वर्ण में जो कुछ सीखा था
उस सीखने के अनुरूप उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने क्लैरिकल का काम करना शुरू कर दिया तो वो क्लैरिकल का काम करने लगे और उनका एक वर्ग तैयार हो गया क्लैरिकल का। उसके बाद एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जिसने लकड़ी का काम करना शुरू कर दिया, तो वो लकड़ी का वर्ग तैयार हो गया। एक लोहे का काम करने लगे, वो लोहकार वर्ग तैयार हो गया। एक तांबे का काम करने लगे, वो ताम्रकार वर्ग तैयार हो गया। एक 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 मिट्टी का काम करने लगे, वो कुंभकार वर्ग तैयार हो गया। और इस तरह इस देश में बहुत सारे वर्ग तैयार हो गए, लेकिन जातियां अभी भी नहीं आई। ध्यान से सुनना, जातियां अभी भी नहीं आई। फिर क्या हुआ, इन लोगों में आपस में गला काट प्रतियोगिता शुरू हुई, अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया और उस हितों की लड़ाई में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की परंपरा इनकी बढ़ने लगी। और उस एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में इन्होंने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपने अपने वर्ग को संकुचित करना शुरू कर दिया, यानी उसके दायरे जो है स्पष्ट करने शुरू कर दिए। यहां तक कि इन्होंने शादी ब्याह भी अपने जैसे वर्ग में ही करना शुरू कर दिया, पर जातियां अभी भी नहीं आई। अंग्रेज इस बात से बड़ा चिंतित था कि फूट तो बढ़ रही है लेकिन कोई ऐसा स्पष्ट विभाजन तैयार नहीं हो रहा है जिस स्पष्ट विभाजन को हजारों साल तक आगे चलाया जा सके। तब अंग्रेजों ने सोच विचार कर इस देश में 1927 में एक कमीशन लेकर आए वो लोग, और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये 7 ब्रिटिश सांसदों ने इस देश में वो लेकर आए थे। अच्छा, लोग कहते हैं कि इसका विरोध किया गया। अच्छा, आश्चर्य की बात है, देखो आप इतने सारे लोग हो, पुराने लोगों को छोड़ दो जो इस कक्षा में रहे हैं, जिन्होंने मुझे इस बात पर बोलते सुना है, उन्हें छोड़ दो। नए लोगों में क्या कोई बता सकता है कि साइमन कमीशन में क्या प्रावधान थे, क्या कानून थे? देखो, हमें कितनी बुरी तरह अशिक्षित रखा जा रहा है। तुम्हें ये तो पढ़ाया गया है स्कूल में कि साइमन कमीशन आया 1927 में, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन में कानून क्या आया था। ये हमसे साफ साफ छिपा लिया गया, क्योंकि वो ईसाइयों वाली मानसिकता, वो वामपंथियों वाली मानसिकता जो है पंडित नेहरू जिंदा रखना चाहते थे और उसे बड़ा रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे उजागर नहीं होने दिया। मैं बताता हूं कि 1927 में क्या आया। 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध किया एक व्यक्ति ने, उसका नाम था लाला लाजपत राय, पंजाब से थे। उस समय पंजाब जो है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब पूरा का पूरा 5 मिनट लोग बस हो है ना, ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उस समय ये विद्या से बहुत संपन्न था, सुसंपन्न था। मतलब भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो पाकिस्तान वाला पंजाब हमारे हाथ से गया या पाकिस्तान वाला इलाका हमारे हाथ से गया। उसमें धन से और विद्या से संपन्न लोग रहते थे। अगर देश की आजादी के पूरे आंदोलन को देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा उस पंजाब से और बंगाल से ही आता है, लेकिन वो पूरी तरह आजादी के बाद बर्बाद हुआ। उस समय लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भगत सिंह आदि सारे क्रांतिकारी जिसमें पढ़कर निकले, जहां से क्रांति की ज्वाला का प्रस्फुटन हुआ, वो लाला लाजपत राय और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय किया। उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, BHU की स्थापना की। दोनों लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस साइमन कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस ने, जब लालाजी बिल्कुल अड़ गए तो मजबूरी में पीछे पीछे साइमन कमीशन का विरोध किया। गांधी जी की इच्छा नहीं थी साइमन कमीशन का विरोध करने की। और साइमन कमीशन में क्या था, साइमन कमीशन वो पहला गजट है, वो पहला राजपत्र है। इससे पहले किसी राजा के राजपत्र पर, किसी सम्राट के राजपत्र पर, किसी गणराज्य के राजपत्र पर, किसी राज्य के राजपत्र पर, यहां तक कि किसी सुल्तान के राजपत्र पर हिंदुओं के लिए कहीं भी जातियों का कोई उल्लेख लिखित प्रमाण के रूप में नहीं था। यह पहला गजट है जिस पर पहली बार लिखित रूप में जातियां घोषित की गई कि ये जातियां भारत में हैं और ये लोग इन जातियों के अंतर्गत गिने जाएंगे। 127 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया, आपराधिक जातियां घोषित कर दिया गया। यानी ये जो आजकल है ना, जैसे चमार हैं, वाल्मीकि हैं, या और बहुत सारे लोग हैं, गुर्जर भी इनमें आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में घोषित कर दिया गया, इन्हें आपराधिक जातियां मान लिया गया। यानी बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान बने बड़ा होकर, लेकिन पैदा होते ही उसके माथे पर मुहर लग गई कि यह अपराधी है। जब ये जाति व्यवस्था इस देश में लागू करने का प्रयास किया तो लाला ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जाति व्यवस्था नहीं होने दूंगा, अपने बंधुओं के साथ ये अत्याचार में नहीं होने दूंगा, इस अत्याचार को मैं सहन नहीं करूंगा। और लाला डटकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ कई बार कहा करता हूं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं ना, वो क्षत्रियों आओ देखो लाला का सीना, इसे कहते हैं क्षत्रियत्व। 55 साल की आयु में दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के सामने सीना खोलकर खड़ा हो गया और रत्ती भर नहीं डरा। सामने से लाठियां और गोलियां चल रही थी, लेकिन इस आदमी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया और लड़ मरा। उसने अपने जीवन की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, लेकिन कहा जाति व्यवस्था नहीं लागू होने दूंगा।
क्यों नहीं जाति व्यवस्था लागू होने देना चाहते थे लाला लाजपत राय? पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तो दोनों उच्च वर्गों से आते थे, दोनों ऊंची जातियों से आते थे, फिर ये क्यों नहीं होने देना चाहते थे? इसलिए नहीं होना देना चाहते थे कि लाला लाजपत राय एक वर्ग से आते थे। उस समय एक संगठन काम करता था इस देश में, आर्य समाज नाम का, और इसी आर्य समाज नाम के संगठन के वो सदस्य थे। और आर्य समाज जाति को नहीं मानता है, आर्य समाज जाति को सिरे से मानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति को सिरे से नकारा है। इसलिए लाला लाजपत राय जाति को नहीं मानते थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर विरोध कर दिया कि मैं अपने देश में इस गंदी व्यवस्था को लागू नहीं होने दूंगा। इन्हीं के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, जो उनके अनन्य मित्र थे, वो भी इनके साथ गए, लेकिन लाठियों के सामने लाला लाजपत राय का बलिदान हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय क्योंकि उतने बड़े नेता भी नहीं थे जितने लाला जी थे। लाला जी तो उस समय बड़े नेता थे, मतलब अगर लाला जी जिंदा रहते तो भूल जाओ कि नेहरू वेहरू कौन प्रधानमंत्री होता, किसी का नंबर आने वाला नहीं था। तब लाला ही लाला होता, उसके अलावा कुछ ना होता। तो बंधुओं, तो ये लाला जी के देहांत के बाद बचे आपके ये पंडित मदन मोहन मालवीय। विरोध किया गया, लेकिन फिर भी ये जाति व्यवस्था इस देश में आई, लागू हो गई, और तब से इस पूरे देश में जाति व्यवस्था फैल गई। जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे गंदी व्यवस्था है। इससे बुरी और निकृष्ट व्यवस्था संसार में दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए आज के बाद से परस्पर ये जो जातियां घोषित हैं, इन जातियों को मानना बंद करो। ये जातियां किसी स्तर पर लागू नहीं हो सकती हैं। अब कोई कहे कि जी मैं ना मानूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया तो मान ही, तू तो मानना बंद कर, तू तो छोड़, दूसरों की तो बाद में बात करेंगे, हम क्यों ना छोड़ें। मैं कई बार कहीं जाता हूं तो कई बार कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, आकर कहते हैं जी आप कह तो रहे हो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन आप मानते हो। मैंने कहा कैसे मानता हूं? बोले आप हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे घर में भोजन करूंगा, बस स्वच्छता से बनाना, स्वच्छता से बनाना, साफ से बनाना, शाकाहार बनाना, प्याज लहसुन नहीं डालना। मैं तुम्हारे घर में भोजन करने आऊंगा, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा, तुम्हारे बर्तन साफ होने चाहिए, तुम्हारा चौका साफ होना चाहिए, जहां मुझे खिलाओगे वहां सफाई होनी चाहिए, गंदे हाथों से मत बनाना। मैं तुम्हारे घर में भोजन करने आऊंगा, मुझे भोजन करने से समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन तो सबका एक जैसा ही है। गंदगी और पवित्रता देख सकते हैं, तो पवित्रता कितनी है उसे देखा जा सकता है, अन्य कोई चीज नहीं। इसलिए बंधुओं, परस्पर इस जाति वाली मूर्खता को पूरी तरह छोड़ दो, इसे करना बंद करो। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये इतनी लोग कहते हैं इतनी जल्दी लागू नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन होना चाहिए, इंटरकास्ट विवाह शुरू होने चाहिए, लोगों को परस्पर इंटरकास्ट विवाह करने चाहिए। सरकारों को भी इंटरकास्ट विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि इंटरकास्ट विवाह ज्यादा से ज्यादा हो सके। और ये जो आप किसी कुल में पैदा हुए हो, उस कुल का नाम अपने साथ लगाते हो, उसमें मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन उस कुल के गौरव में जीते हो तो भूल जाओ कि तुम कौन हो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे नाम के पीछे सिंह लगा है, या तुम्हारे नाम के पीछे गुप्ता लगा है, या तुम्हारे नाम के पीछे शर्मा लगा है, या तुम्हारे नाम के पीछे सक्सेना लगा है, और तुम यही हो, ये बिल्कुल तय नहीं है। इसका उदाहरण दे देता हूं। बनारस में घाट हैं जिन घाटों पर लाशों को जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घाटों पर उन्हें जलाने से मोक्ष को जाएंगे। ये एकदम झूठी कल्पना है, लेकिन ये कल्पना फैल गई है, इसलिए लोग वहां जलाते हैं। तो जो वहां जलाते हैं उन्हें डूम कहते हैं, चांडाल कहते हैं। मैं और मेरे एक मित्र ने इनकी खोज की कि आखिर ये कौन लोग हैं, और जब हम उनकी खोज करने लगे, हम न केवल विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में गए, बल्कि हमने भाटों के पत्रों में भी जाकर देखा और पाया कि ये डूम, ये चांडाल जो वहां लाश जला रहे हैं, ये कभी ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जब संस्कारों में बटा तो इनके हिस्से में अंत्येष्टि संस्कार आया, और अंत्येष्टि संस्कार इनके हिस्से में आने से ये बेचारे दरिद्र होते चले गए, और आज इतने दरिद्र हो गए कि SC ST में काउंट किए जाते हैं। अर्थात इसका कोई निर्णय नहीं है कि आज आप जो हो, प्राचीन काल में भी आप वही थे। आप एक और उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रानी लक्ष्मीबाई जैसी एक रानी पैदा हुई थी, जिनका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती क्षत्रिया थी, और रानी दुर्गावती लड़ी अंग्रेजों के साथ, दांत खट्टे कर दिए इतनी ताकतवर हुकूमत के, और उनके वंशज आज वहीं रहते हैं, SC ST कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, जबकि वो उस समय ठाकुरों में काउंट किए जाते थे। इसलिए हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि मेरे नाम के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण मैं अपने जीवन का देता हूं। एक बार एक जगह सभा हुई, और ब्राह्मणों की सभा थी, तो मैंने एक लड़के का नाम था रजत भारद्वाज, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भैया वहां जाना है, उस सभा है, वो लोग बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन आचार्य जी वो तो ब्राह्मणों की सभा है। मैंने कहा इसीलिए तो तुझे फोन किया है। बोले पर मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। मैंने कहा पर तेरे नाम के साथ तो भारद्वाज लगा है। उसने कहा भारद्वाज तो मेरा गोत्र है, मैं चमार हूं। इसका सीधा मतलब है
भारद्वाज गोत्र के चमार भी होते हैं, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण भी होते हैं, भारद्वाज गोत्र के क्षत्रिय भी होते थे, भारद्वाज गोत्र के बनिए भी होते थे। भारद्वाज गोत्र सब में होता था। ऐसे ही कौशिक, दीक्षित, वशिष्ठ, पुलस्त आदि जितने गोत्र हैं ये सब में होते थे। जैसे एक वेद के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, इसी तरह एक गोत्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। और ये गोत्र और ये वर्ण ये समाज को संचालित करने के लिए एक प्रबंधन था। आप अपना गोत्र संभाल सकते हैं, अपने गोत्र को बचा सकते हैं। मैं आपके कुल के नाम को भी बचाने में कोई आपत्ति नहीं मानता, कुल के नाम को भी बचा सकते हैं, लेकिन स्वत्वाभिमान में जीने की जरूरत नहीं है कि आप सीधे राम के पुत्र हो या सीधे कृष्ण के पुत्र हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न जाने आप कौन हो, न जाने आप किस वर्ण से उठकर आए हो सकता है आपकी पीढ़ियां शूद्र रही हो सकता है आपकी पीढ़ियां ब्राह्मण रही। इसलिए स्वत्वाभिमान को छोड़िए। थोड़ा सा विषय अधूरा रह गया है, 5-7 मिनट का, और प्रश्नकाल भी रह गया, और मुझे मंच से बुलावा आ गया है, इसलिए मैं आज इससे कक्षा को यहीं विराम देता हूं। कल भी मैं अचानक चला गया था क्योंकि वो बुला रहे थे बार बार। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ हिस्सा हम कर लेंगे। जो प्रश्न आपके रह गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा।